Hello and welcome back once again in another session of accountancy. देखिए, आफ्टर डूइंग दिस सिंगल कॉलम कैश बुक, हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा डबल कॉलम कैश बुक। यानी कि आज हम कैश बुक में एक नया टाइप डिस्कस करने वाले हैं। वन वे यानी कि सिंगल कॉलम कैश बुक हमने कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीडियो जरूर चेक कर ली होंगी। उनका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जरूर अवेलेबल होगा। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो काइंडली जल्दी से पहले उन्हें जरूर देखिए। अब आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो डबल कॉलम कैश बुक और बेसिकली इसके थ्योरेटिकल पार्ट पर बेस्ड है। हम आज बहुत ही बारीकी से समझेंगे कि ये डबल कॉलम कैश बुक क्या है और इसमें कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। क्योंकि अगर ये पॉइंट्स और ये कंसेप्ट्स हमें समझ में आ जाएंगे तो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। डबल कॉलम कैश बुक, जिसे टू कॉलम कैश बुक भी कहा जाता है, इस तरह की कैश बुक में क्या होता है कि दोनों साइड्स में, दोनों साइड मतलब डेबिट और क्रेडिट साइड, इतना तो हमें अब पता चल चुका है ना। तो ईच साइड पर देयर आर टू कॉलम्स, दो कॉलम्स होते हैं। जैसे सिंगल कॉलम में हमने सिर्फ एक कॉलम, एक ही अमाउंट कॉलम बनाया था मेनली जो कैश से रिलेटेड था। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोनों साइड्स में हमें दो कॉलम्स बनाने हैं, मतलब दो अमाउंट कॉलम बनेंगे। एक बनेगा कैश के लिए और दूसरा बनेगा बैंक के लिए। क्यों? क्योंकि हमने इस बार इस कॉलम डबल कॉलम कैश बुक में दोनों ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है। हमने कैश के नेचर वाली ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करनी है और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करनी है, जिसमें मेनली चेक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हम कवर करेंगे। जब हमने जर्नल एंट्रीज समझी थी तब हमने ये समझा था ना कि जहां पर चेक वर्ड लिखा हुआ आ जाता है वहां पर बैंक इन्वॉल्व होता है। तो देखते हैं कि डबल कॉलम कैश बुक में इन दोनों से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। तो स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और पॉइंट्स रिगार्डिंग डबल कॉलम कैश बुक। देखो, सबसे पहला, जब हमने सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ा था तब हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम कैश बुक बना रहे हैं तो हमें अलग से कैश अकाउंट लेजर्स में बनाने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अब यहाँ है, क्योंकि अब हम डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं तो हम उसमें कैश का भी अलग से एक कॉलम बनाएंगे और बैंक का भी अलग से बनाएंगे। तो इसलिए इट इज नॉट नेसेसरी टू ओपन कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट इन दी लेजर्स। तो इसलिए जब लेजर अकाउंट्स बनेंगे, जिन्हें हमने आगे चलकर फर्दर समझना है, मैंने थोड़ा सा हिंट आपको बताया हुआ है इसके बारे में कि हर एक अकाउंट के लिए अलग अलग एक्सक्लूसिव अकाउंट खुल जाता होता है। जो हम जर्नल एंट्रीज पास करते थे उनके बेसिस पर अलग अलग लेजर अकाउंट्स बनते होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपको ये बताया गया है कि अगर हमने डबल कॉलम कैश बुक बना ली है तो लेजर अकाउंट्स में हमें अलग से कैश अकाउंट और अलग से बैंक अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर से वही कि ये जो कैश बुक है वो हमारा ट्विन पर्पस पूरा कर रही है। ना तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करने की जरूरत है, डायरेक्ट यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है, और ना ही हमें लेजर अकाउंट अलग से बनाने की जरूरत है। नेक्स्ट देखो, आपको क्या बता रहे हैं, कैश कॉलम फॉलो दी रूल ऑफ रियल अकाउंट। कैश के जो कॉलम्स होंगे, मैंने कॉलम्स क्यों लिखा है क्योंकि हमने ऊपर अभी बोला है ईच साइड, दोनों साइड्स पर कैश के कॉलम भी बनेंगे और दोनों साइड पर बैंक का कॉलम भी बनेगा। तो दो दो कॉलम हो गए ना, एक कैश का डेबिट वाला हो गया और एक कैश का क्रेडिट वाला हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से एक बैंक का डेबिट वाला हो गया और एक बैंक का क्रेडिट वाला हो गया। तो देखो, सिंपल सी बात, ये पार्ट हमने पहले भी समझा हुआ है कि कैश कॉलम्स जो होंगे उन पर कौन से खाते वाला रूल लगेगा, रियल अकाउंट वाला। अब हमने जर्नल एंट्रीज की हुई हैं और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। अब देखो दूसरी बात, बैंक कॉलम जो है वो कौन सा रूल फॉलो करेंगे, वो फॉलो करेंगे रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्यों? क्योंकि आपको स्टार्टिंग से बताया जा रहा है कि बैंक जो है हम
उसे एक अलग इंस्टीट्यूट मानकर चलते हैं, वो एक अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो इसे हम एक तरीके से एक आर्टिफिशियल पर्सन के कैटेगरी में मानते हुए इस पर पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे। और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जैसे जैसे अब हम पोस्टिंग्स करेंगे, आगे फर्दर जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस तरह से ये रूल्स हमने अप्लाई करने हैं। अब देखिए बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कैश कॉलम ऑलवेज हैव अ डेबिट ओपनिंग बैलेंस। दैट इज हमेशा कैश का जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हमने सिंगल कॉलम कैश बुक किया है, हम कौन सी साइड पर बैलेंस अगर हमें दिया हुआ हो तो उतारते हैं, हम डेबिट साइड पर उतारते हैं ना, तभी मैंने यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ पर डेबिट लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि डेबिट साइड में आने वाली आइटम्स के आगे 2 वर्ड लगता है और क्रेडिट वाले के आगे बाय वर्ड लगता है। तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपको ये पॉइंट सिंगल कॉलम में समझाया हुआ है कि कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो इसलिए कैश कॉलम जब भी हम शुरू करेंगे कैश बुक बनाना, तो कैश का हमें जो बैलेंस दिया हुआ होगा वो हमेशा 2 वाली साइड वाला दिया हुआ होगा। कौन सा बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस। लेकिन जो बैंक कॉलम होता है इसका बैलेंस BD भी हो सकता है। वो कौन सी साइड पर हो सकता है? दोनों में से कोई भी साइड, मतलब ऑन ईदर साइड, ईदर ऑफ द साइड, दोनों में से किसी भी साइड, डेबिट साइड भी हो सकता है और क्रेडिट साइड भी हो सकता है। इसका मतलब 2 वाली साइड भी हो सकता है और बाय वाली साइड भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। कुछ इस तरह से हमें दिया हुआ हो सकता है। अगर लिखा हुआ है कि डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव बैलेंस है, तो हमने इसे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन की फॉर्म में उतारना होता है। अब 2 कौन सी साइड पर होता है? डेबिट साइड पर। इसका मतलब ये कहाँ उतरेगा? डेबिट साइड में। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब क्या होता है? बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब होता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ये क्या होता है? ये वर्ड का क्या मतलब है? देखो, कई बार बैंक्स के साथ डील करते हुए आपने इतना तो सुना ही होगा ना कि 2 तरह के अकाउंट्स जो हैं मेनली वो मेंटेन किए जा सकते हैं। मैं मेनली बात कर रही हूँ, सेविंग अकाउंट और एक करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट जो है वो हमारे जैसे आम लोग सेविंग्स करने के पर्पज से ओपन करवाते होते हैं, लेकिन जो करंट अकाउंट होते हैं वो मेनली बिजनेस एसोसिएशंस के द्वारा ओपन करवाए जाते होते हैं, जिन्होंने एक दिन में लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू करनी होती हैं, तो वो बेसिकली करंट अकाउंट ओपन करते होते हैं। जिन कस्टमर्स की, जिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत ही ज्यादा अच्छी क्रेडिट वर्दीनेस होती है, मतलब एक तरीके से मैं यूं कहूंगी कि जो बैंक्स के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से डील करते हैं। बैंक क्या चाहता है? बैंक ये चाहता है ना कि हमारे थ्रू नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हों। तो जब इस तरह का कंसेप्ट होगा, कोई डिले नहीं होगा, टाइम पर पेमेंट होगी, तो कुछ इस तरह से हम ये कहेंगे कि जब हमारी रेपुटेशन, अगर मैं अपने आप को बिजनेस एसोसिएशन मानकर चलूं कोई, तो हमारी रेपुटेशन अगर बैंक की नजरों में अच्छी बन गई है, तो कई बार क्या होता है कि बैंक हमें एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी देता है जिसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोला जाता है। वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है? वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है मेरे लिए एक क्रेडिट कि मैं जितना बैलेंस मेरे बैंक के खाते में पड़ा है उससे ज्यादा का पैसा अगर जरूरत पड़े तो मैं विड्रॉ कर सकती हूँ। तो वो एक तरीके से क्या है, मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊंगी। मान लो मेरे बैंक के अकाउंट में 1 लाख रुपीज पड़ा है, लेकिन मेरे साथ मैंने किसी पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन की और मुझे उन्हें ऑन द स्पॉट 1,20,000 पे करना था, तो मैंने 1,20,000 का चेक काट कर दे दिया। बैंक ने मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी हुई थी। अब देखो, बैंक में मेरे पैसा कितना पड़ा था? 1 लाख, ठीक है, लेकिन मैंने पेमेंट कितने की दी? 1,20,000 की। चेक कितने का काटा? 1,20,000 का। 20,000 तो है ही नहीं है, 20,000 कम है ना, 1 लाख ही है ना। तो ये जो 20,000 मुझे बैंक एक्स्ट्रा अलाउ कर रहा है कि ना होते हुए भी मेरे खाते में मैं पे कर सकती हूँ, मैं चेक काट कर दे सकती हूँ, तो दिस 20,000 इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो कई बार इस तरह का कंसेप्ट हो सकता है
कि बैंक का जो बैलेंस है वो डेबिट में होने की बजाय क्रेडिट में हो सकता है। वो क्यों हो सकता है? वो इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की वजह से हो सकता है। तो जब हमें क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ हो या कई बार आपको क्रेडिट की बजाय ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ होगा। देखो, अगर डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ होता है फिर तो बहुत ही आसान है। डेबिट है तो चुप करके डेबिट वाली साइड लिख दो, क्रेडिट है तो चुप करके क्रेडिट वाली साइड लिख दो। लेकिन जब हमें इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो हमें सोचना पड़ता है कि ये कौन सी साइड पर आएगा। इसीलिए आपको ये सारा कंसेप्ट समझाया गया है। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से एक और कंसेप्ट, अगर आपको कुछ भी ना लिखा हुआ हो, आपको सिंपल दिया हुआ है बैंक बैलेंस, तो आपने हमेशा उसे डेबिट ही लेना है, तो नहीं क्रेडिट लेना है। तो फायदे वाली बात ही करनी है तो पॉजिटिव बैलेंस ही लेना है, तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस नहीं लेना है। अब इन्हीं पॉइंट्स से रिलेटेड हम एक और आगे फर्दर कंसेप्ट देखते हैं कि क्या है। देखो, अभी तक मैंने आपको ओपनिंग बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। अब देखो क्या है, कैश कॉलम विल ऑलवेज हैव बाय बैलेंस। देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, कैरेट डाउन। अब हम सिंगल कॉलम में इतना तो समझ ही चुके हैं कि जो ब्रॉड डाउन होता है उसका मतलब होता है कि हम फॉरवर्ड कितना बैलेंस लेकर आए हैं, तो दैट इज अ ओपनिंग बैलेंस। लेकिन कैरेट डाउन का मतलब होता है कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस, जिसे हम बैलेंसिंग फिगर के तौर पर निकालते हैं, वो कितना है। तो कैश का अगर हमेशा डेबिट बैलेंस होता है तो कैश हमेशा ही क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर निकालेगा। इसीलिए कैश का हमेशा बाय बैलेंस कैरेट डाउन होगा। लेकिन बैंक को लेकर मैंने आपको क्या बताया कि बैंक का ओपनिंग किसी भी साइड पर हो सकता है, तो बैंक का क्लोजिंग भी किसी भी साइड पर निकल सकता है। बैंक कॉलम मे हैव ईदर ऑफ द बैलेंस एज बैलेंसिंग फिगर, तो इसलिए इसका कैरेट डाउन 2 वाली साइड पर भी निकल सकता है, यानी कि डेबिट वाली साइड पर भी निकल सकता है, और बाय वाली साइड पर भी निकल सकता है, यानी कि क्रेडिट साइड पर भी निकल सकता है। मुझे उम्मीद है कि यहां तक का ये कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। अब देखो फिर से एक वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कॉन्ट्रा एंट्रीज। देखो ये कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती हैं? ऐसी ट्रांजैक्शंस जिनमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हों, इस तरह की ट्रांजैक्शंस को हम कॉन्ट्रा एंट्रीज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इन एंट्रीज को, जब इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है तो इस तरह की ट्रांजैक्शंस कैश बुक की दोनों साइड पर रिकॉर्ड होती हैं, एक बार कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बार बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए इन एंट्रीज को कॉन्ट्रा एंट्रीज बोला जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि मीनिंग समझ में आ गया। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और साइड बाय साइड हमें फॉर्मेट भी पता चल जाएगा डबल कॉलम कैश बुक का कि किस तरह की दिखती है डबल कॉलम कैश बुक, और हम बहुत ही आसानी से समझेंगे कि किस तरीके से बोथ साइड्स पर रिकॉर्डिंग की जाती है। देखो सबसे पहला ये ट्रांजैक्शन होती है ना, एक कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, की बैंक में पैसा जमा करवाया गया है। अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री बनाऊं तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है? बैंक पर हमने पर्सनल अकाउंट का रूल लगाना है, याद रखना। तो बैंक इस बार पैसा रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, बैंक को मैंने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। कैश पर मैंने रियल अकाउंट का रूल लगाना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब क्या हो रहा है? ये आउट जा रहा है। जब मैंने जमा करवाया पैसा तो मेरी तरफ से बाहर गया, तो कैश को मैंने इसीलिए क्रेडिट कर दिया, तो ये जर्नल एंट्री बन गई। अब मैंने आपको यहाँ मीनिंग में क्या समझाया था कि जिस ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हो, तो देखो दोनों इन्वॉल्व है ना, बैंक डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है, तो इसलिए इस तरह की एंट्रीज को कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाता है। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से फॉर्मेट भी, फॉर्मेट कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, उसी तरह का ही दिखता है जिस तरह का हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक था, बस फर्क यहाँ है कि जहां एक ही अमाउंट कॉलम बनाया गया था वहां पर अब 2 कॉलम्स हैं, एक कैश का और एक बैंक का। आपको मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था? दोनों साइड्स पर आएगा, इधर साइड्स पर आएगा, बोथ साइड्स पर आएगा। तो इसलिए कैश एंड बैंक डेबिट साइड में भी है और कैश एंड बैंक क्रेडिट साइड में है। ये सेम बिल्कुल उसी तरह से हाफ पोर्शन, डेट
पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश बैंक, ये डेबिट का हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक, ये बैंक है, बुक नहीं है, बैंक, ये क्रेडिट साइड का हो गया। ठीक है, अब देखिए बहुत ही ध्यान से, मैंने ये एग्जाम्पल नंबर 1 ली थी ना, तो मैंने यहां पर आपको यहाँ 1 लिखा हुआ है और हम समझेंगे अब कि इसकी पोस्टिंग मैंने किस तरह से की है। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक की जर्नल एंट्री थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक की डेबिट साइड में लिखा क्या आएगा, टू कैश अकाउंट। तो देखो मैंने डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट लिखा। और एक बात अब नई सीखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे लेजर अकाउंट्स में भी काम आएगी। जो नाम यहां लिखा हुआ हो उसी के कॉलम में कभी भी अमाउंट नहीं आएगी। दोबारा से सुन लो, जो नाम यहां लिखा हुआ हो उसी खाते के कॉलम में, उसी के खाते में कभी भी अमाउंट नहीं आएगी। तो यहां अगर कैश अकाउंट लिखा है तो यहां अमाउंट देखो मैंने क्रॉस क्रॉस किस में लगाया है, बैंक में। क्रॉस क्रॉस लिखने का मतलब है कि अमाउंट इसमें आएगी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अब हम दूसरी साइड से समझते हैं। मैंने बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री पास कर दी। अब कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, कैश क्रेडिट हो रहा है तो कैश की क्रेडिट साइड पर लिखा क्या आएगा, जो उसके ऑपोजिट लिखा हुआ होता है, यानी कि बाय बैंक अकाउंट। और फिर से बैंक कॉलम में नहीं लिखा आएगा अमाउंट, कैश कॉलम में अमाउंट लिखा हुआ आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल थी वो आपको समझ में आ गई। अब हम समझते हैं हमारे पास जो इसी कॉन्ट्रा एंट्री से रिलेटेड एक और पॉइंट है, वो है देखो, एक बार तो डिपॉजिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझाया है, अब हम समझते हैं विड्रॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अगर सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है तो, या कई बार कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ आ जाता है फॉर ऑफिस यूज, तो उस केस में भी यही जर्नल एंट्री होगी। अब क्या होगी, जो हमने ऊपर समझी है ना उसी के बिल्कुल ऑपोजिट कर देनी है। इस बार बैंक देने वाला है, गिवर है, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। इस बार हमारे हाथों में कैश आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए कैश डेबिट हो जाएगा। अब इस सेकंड एग्जाम्पल की हम समझेंगे कि पोस्टिंग या रिकॉर्डिंग कैश बुक में किस तरह से की गई है। कैश की डेबिट साइड में लिखा हुआ क्या आएगा, टू बैंक, तो देखो मैंने टू बैंक लिख दिया। और बैंक है तो बैंक वाले में नहीं आएगी अमाउंट, किस वाले में आएगी, कैश वाले में। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो देखो बैंक की क्रेडिट साइड पर, क्योंकि टू बैंक लिखा हुआ है, लिखा आएगा बाय कैश, और कैश में नहीं आएगी अमाउंट, कौन से वाले कॉलम में आएगी, बैंक वाले कॉलम में आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक का ये कंसेप्ट, जिसमें मैंने कॉन्ट्रा एंट्री भी आपको समझाई और बैंक का ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड पर हो सकता है, क्लोजिंग कौन सी साइड पर निकल सकता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कहा था कि बैंक का जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो इस साइड पर भी हो सकता है, इस साइड पर भी हो सकता है। अगर ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट साइड में आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से बैंक का क्लोजिंग बैलेंस टू साइड पर भी निकल सकता है और बाय साइड पर भी निकल सकता है। लेकिन कैश का हमेशा, अगर ओपनिंग बैलेंस कोई दिया हुआ होगा तो वो हमेशा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, और बैलेंसिंग फिगर की फॉर्म में जो कैरेट डाउन निकलेगा वो हमेशा बाय वाली साइड पर, यानी कि क्रेडिट वाली साइड पर होगा। मुझे उम्मीद है कि यहां तक का ये सारा का सारा कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो अब चेक से रिलेटेड शुरू हो रहा है। चेक्स रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। हमने कोई चेक रिसीव किया और हमने उस चेक को साथ की साथ उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया। जब इस तरह का कंसेप्ट हो तब क्या करना है, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक ने उस चेक को रिसीव कर लिया, बैंक इज द रिसीवर, रिसीवर को क्या करना है, डेबिट, तो इसलिए इसे हम बैंक कॉलम, मतलब सिंपल सी बात, कैश बुक की डेबिट साइड में जो बैंक कॉलम है उसमें हम रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से, नेक्स्ट, ऐसे चेक्स जो हमने रिसीव तो किए हैं लेकिन सेम डे डिपॉजिट नहीं करवाए। ऊपर वाला पॉइंट तो था ना कि सेम डे डिपॉजिट करवा दिए,
लेकिन जब कुछ इस तरह के चेक्स हों जिन्हें हमने साथ की साथ डिपॉजिट नहीं करवाया है, उन्हें हम 2 इंस्टॉलमेंट्स में कह लो या 2 फेजेस में कह लो, 2 पहलुओं में, 2 स्टेप्स में हम रिकॉर्ड करते हैं। जब चेक मिला हो तब चेक बैंक के पास नहीं गया ना, लेकिन वो हमारे पास ही पड़ा है। अब वो कैश भी नहीं आया, लेकिन हम ये मानते हैं उसे कि वो हार्ड फॉर्म में कैश नहीं है, वो एक कागज के टुकड़े की फॉर्म में हमें कैश मिल गया है, तो इसलिए हम उसे डेबिट साइड ऑफ कैश कॉलम की फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, डेबिट साइड ऑफ कैश कॉलम की फॉर्म में रिकॉर्ड। और जब इन्हें बैंक में जमा करवाया जाएगा, यानी कि व्हेन दीज चेक्स आर डिपॉजिटेड इन द बैंक, तब क्या होगा, तब कॉन्ट्रा एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री पास होगी। कैसे? हमने उसे कैश की फॉर्म में रिकॉर्ड कर लिया था ना, तो अब रिकॉर्डिंग होगी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री, जो हमने अभी अभी यहां पर सीखी थी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होती है, जो आपको यहां पर समझाया है कि टू कैश अकाउंट और बैंक कॉलम में पैसा आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से बाय बैंक अकाउंट और कैश में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक का ये जो कंसेप्ट था वो आपको सारा का सारा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर समझ में आ गया। कुछ और छोटी मोटी ट्रांजैक्शंस हैं, आज मैं उन्हें जरूर कवर करवा देना चाहूंगी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ एक मेजर कंसेप्ट है जो मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए पेंडिंग छोड़ूंगी, बाकी अदरवाइज मैं सब यहीं पर कंप्लीट करूंगी। पेमेंट्स मेड बाय चेक आर रिकॉर्डेड इन दी क्रेडिट साइड ऑफ दी बैंक कॉलम। देखो, जब रिसिप्ट्स का कंसेप्ट होता है तब ये कंफ्यूजन होती है कि भाई साथ की साथ चेक जमा करवा दिया बैंक में या नहीं करवाया, लेकिन जब पेमेंट की बात होती है तब इस तरह का कोई फंडा नहीं होता। तब सिंपल सी बात होती है कि जब पेमेंट है तो हमारा बैंक गिवर है, बैंक देने वाला है, तो इसलिए जब गिवर हो तो क्या करते हैं, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो इसलिए उसको क्रेडिट साइड पर पोस्ट कर देना है और बैंक के कॉलम में पैसा डाल देना है, मतलब हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया। सिंपल सी बात। देखो, इसी तरह से बिल्कुल ध्यान से ये पॉइंट मैंने आपको सिंगल कॉलम कैश बुक में भी बताया था कि डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड होता है ना, कई बार हमें कैश डिस्काउंट होता है ना, प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दे हमें डेटर, तो हम किसी को जब जल्दी पेमेंट कर देते हैं, अपने क्रेडिटर को जल्दी पेमेंट कर देते हैं, तो हमें डिस्काउंट मिलता है, रिसीव होता है। तो अगर किसी ट्रांजैक्शन में ये कैश डिस्काउंट्स वाला कंसेप्ट हमें दिया हुआ हो तो इसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है, इन्हें हम अलग से ट्रीट करते हैं या अलग से रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। मतलब जब हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे उस वक्त कैश या बैंक की एंट्री नहीं, सिर्फ डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये सिर्फ अभी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, जब प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगी। वैसे हमें साथ में जर्नल बनाना नहीं आएगा, हमें ज्यादातर जो आएगा वो सीधा कैश बुक बनानी ही आएगी, हमें जर्नल की फॉर्म में नहीं आएगा। अगर हम फुल फ्लेज जर्नल एंट्री भी पास कर देते हैं तब भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। Sometimes the check received is not deposited into the bank, rather it is endorsed। अब देखो endorsed का मतलब क्या होता है, endorsed का मतलब होता है ट्रांसफर कर देना, किसी को आगे फर्दर दे देना, टू अनदर पर्सन, एंड्रॉस कर देना किसी और पर्सन को। अब वो कोई और पर्सन एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन होगा, जिसको हमने पेमेंट देनी है। हमने ज्यादातर पेमेंट जो है वो किसको देनी होती है, क्रेडिटर को। क्रेडिटर ही होता है ना, जिससे हमने उधार पर कुछ खरीदा है तो हमने उसे उस उधार पर खरीदे हुए माल की पेमेंट करनी है। तो ज्यादातर क्या किया जाता है, जब हमें हमारा डेटर, हम चेक रिसीव किससे करते हैं, नॉर्मली डेटर्स से, तो जब हमें जिससे हमने पैसे लेने हैं वो चेक काट कर दे देता है, कई बार चेक उसी सेम डे डिपॉजिट करवाने की बजाय हम साथ की साथ उसे अपने किसी क्रेडिटर को पेमेंट कर देते, एक हाथ से लिया दूसरी हाथ से पेमेंट दे दी, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, देखो, इन सच केस चेक रिसीव्ड विल बी डेबिटेड इन दी डेबिट साइड ऑफ दी कैश कॉलम। जैसे अभी अभी आपको समझाया ना कि अगर सेम डे डिपॉजिट ना करवाया गया हो तो कैश में रिकॉर्ड करो और फिर कॉन्ट्रा एंट्री करो। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर करना है कि जब हमें चेक रिसीव होगा
तब हम क्या करेंगे, बैंक कॉलम में उसे शो करने की बजाय हम उसे कैश कॉलम में ही शो करेंगे। और इस बार हल्का सा चेंज है कि जब हम किसी और पर्सन को एनडोर्स कर रहे हैं तो उस पेमेंट को हम क्रेडिट साइड पर, देखो आपको यहाँ बताया ना कि पेमेंट्स को क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पर भी जब हम पेमेंट कर रहे हैं, उस चेक को एनडोर्स कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो हमने क्रेडिट साइड पर डेबिट व्हाट कम्स इन आया था तो डेबिट साइड पर शो कर दिया, लेकिन बैंक में नहीं, कैश कॉलम में किया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट जा रहा है तो हम उसे क्रेडिट साइड पर नोट करेंगे, लेकिन बैंक में नहीं करना, कैश कॉलम में ही करना है। मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया। अब देखो बहुत ही ध्यान से ये छोटे से कंसेप्ट्स, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर इनटू दी बैंक अकाउंट। कई बार कुछ कस्टमर्स या डेटर्स ऐसे होते हैं जो चेक हमें देने की बजाय सीधा हमारे बैंक में लगा जाते हैं कि ये भाई इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देना पैसे। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हमें जब पता चलेगा या ट्रेडर को जब पता चलेगा, बिजनेसमैन को जब पता चलेगा, तब वो क्या जर्नल एंट्री करेगा या किस तरह से पोस्टिंग करेगा, क्योंकि बैंक रिसीवर हो गया है, बैंक ने रिसीव कर लिए हैं, तो हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर देंगे। सिंपल सी बात, डेबिट द रिसीवर। बिल्कुल इसी तरीके से अब एक और पॉइंट है, वो है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। देखो इंटरेस्ट चार्ज के साथ मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ लिखा है ओवरड्राफ्ट। अब ओवरड्राफ्ट का मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ कि ये एक तरीके का शॉर्ट टर्म लोन होता है। लोन ही था ना कि जब मेरे पास 1 लाख पड़ा था लेकिन मैंने 1,20,000 का चेक काट कर दे दिया था, तो 20,000 एक्स्ट्रा मुझे उधार दे दिया था ना बैंक ने, तो इसलिए वो मेरा एक तरीके से शॉर्ट टर्म नेचर का लोन है। अब लोन जिससे लिया हो वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना, तो इसलिए इंटरेस्ट चार्ज्ड बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिमेंबर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस मतलब एक तरीके की पेमेंट है। पेमेंट्स को हमने कौन सी साइड पर रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड पर, क्योंकि बैंक आपसे कैश में नहीं मांगने आएगा, वो आपके खाते में से काट लेगा, तो इसलिए बैंक कॉलम को रिड्यूस कर दो। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से देखो जैसे हमारे सेविंग अकाउंट्स में पैसे पड़े होते हैं, हमें उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है। कई बार बैंक इंटरेस्ट अलाउ कर देता है, मतलब हम इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, तो एक तरीके से ये हमारी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से कहूं तो क्या है, इनकम। इनकम को पैसा मिला है तो क्या होगा, हमारा बैंक कॉलम बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो उसे डेबिट साइड में लिख दो। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से लास्ट एक कंसेप्ट, बैंक चार्जेस। कई बार हमारे बिहाफ पर हमारा बैंकर जो है वो काफी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमें, लाइक हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दिया या टाइम लैग पेमेंट्स कुछ कर दी, लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह भरना था, तो इस तरह की स्टैंडिंग चार्जेस जो हैं बैंक पे करता है, तो उसके बिहाफ पर बैंक भी तो कुछ चार्जेस करेगा ना, चार्ज करेगा ना कि हम तुम्हारे बिहाफ पर इतना काम कर रहे हैं तो हमें भी तो कुछ पेमेंट बनती है ना। तो उस केस में फिर से मैं कहूंगी कि ये एक तरीके की पेमेंट है, ये एक तरीके का एक्सपेंस है, इसलिए इसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। एंड अगेन बैंक आपसे कैश में नहीं मांगने आता, बैंक आपके खाते में से पैसे काट लेता है, तो इसलिए अपने आप बैंक गिवर बन जाता है और क्रेडिट हो जाता है बैंक कॉलम। मुझे उम्मीद है कि आज का जितना भी सेशन मैंने आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिया, ये आपको जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी डबल कॉलम कैश बुक का एक और छोटा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट, फिर उसके बाद साथ ही साथ इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे। काइंडली डू सम ऑनर्स, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।